सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर चर्चा होती है। सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी घटना की ओर चलते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक बयान से निकला स्टायर, जिसने काफी आई कैच की, बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब की सबकी। उसके बाद आज उस कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि अभिजीत दीप के जो फाउंडर मेंबर भी हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के, वो विदेश से भारत पहुंचे। उनके हाथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब भी थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने आज वहां पर ग्राउंड से सारी चीजें कवर की हैं, क्या इस आंदोलन में आप कोई जान देखते हैं, या फिर इसको आंदोलन कहना ठीक भी रहेगा? कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो अधूरी ख्वाहिशें रह गई थी पिछले आंदोलन में, उनको पूरे करने का के लिए एक दूसरा केजरीवाल जैसी ही स्थिति तो नहीं पैदा हो गई? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और गुरप्रीत, आपने सही कहा कि हम सुबह से ही अभिजीत दिपके और कोकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक, इन सब के लिए तैनात हुए। और मुझे अपने पुराने दिन याद आए। मेरी पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, तो दिल्ली में पुराने साथियों के साथ हम आज सुबह 7:30 बजे एयरपोर्ट पे हमारी गमला पोस्टिंग थी। गमला पोस्टिंग पत्रकारिता में उसे कहा जाता है जब किसी के इंतजार में आप उसके घर के बाहर या किसी होटल या किसी स्थान के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तो गमला पोस्टिंग के दौरान तकरीबन 8:30 बजे हमें वो विजुअल मिला, जिसमें अभिजीत दिपके काले रंग की जैकेट और सफेद रंग की टी शर्ट पहने एयरपोर्ट के बाहर आए। कुछ उनके समर्थक थे, उन्होंने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। और क्योंकि शायद वो अमेरिका से आए थे, तो अमेरिका में मौसम दूसरे हिसाब का है, फ्लाइट में थोड़ी ठंड रहती होगी। तो थोड़ी देर में ही उनको वो अपनी काली जैकेट उतारनी पड़ी, गर्मी बहुत थी। हेडफोन उन्होंने व्हाइट कलर के लगाए हुए थे और एकदम जी। जेंजी लग रहे थे, बिल्कुल उस लिहाज से। तो खैर, हम उसी उससे कुछ टाइम पहले हम पार्लियामेंट थाने भी गए, क्योंकि ये बार बार ये इनपुट आ रही थी कि शायद पुलिस उनको गिरफ्तार करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रख सकती है। तो हम वहां पर भी जाके देखे, वहां पर भी लोग पहुंचे हुए थे, लगातार पुलिस से बातचीत कर रहे थे, उनके समर्थक वगैरह। तो एयरपोर्ट जी। पे कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी। एयरपोर्ट पे 20-30 लोग थे। और जो आशुतोष रांका, जो स्पोक पर्सन बने हुए हैं कोकरोच जनता पार्टी के, वो उनको उनके साथ बैठ के वो अभिजीत दीप के वहां से निकले हैं। और तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। और उसके बाद उनका जो आंदोलन है वो चला है। देखिए, 10 बजे के आसपास जंतर मंतर अभिजीत पहुंचे। वहां भीड़ उतनी नहीं थी शुरुआत में। मैं अगर 8, 8:30, 9 बजे की बात बताऊं तो उतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन देखते देखते भीड़ आई, और मतलब भीड़ सिर्फ कोकरोच जनता पार्टी के लोगों की नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग अलग आंदोलनों में देखे जाते हैं, वो लोग भी पहुंचे हुए थे। लेफ्ट की जो स्टूडेंट विंग्स, आयसा वगैरह, वो भी पहुंची हुई थी। कुछ आम आदमी पार्टी के वर्कर्स भी दिखे। और जी। पत्रकारों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान हमारे एक दोस्त ने कहा कि देखिए, फन कंटेंट दीजिए। तो कोकरोच जनता पार्टी वैसे भी मीम से बनी हुई पार्टी है, तो इस पे मीम टाइप कोई कमेंट कीजिए। तो बोले कि कौन लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर दो किस्म के लोग आए हुए हैं। बोले कौन कौन। मैं कहा, एक तो कंटेंट क्रिएटर आए हुए हैं, क्योंकि ये सारे जी। जो इसके लीडर बने हुए हैं लगभग सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। और दूसरे मैंने कहा कि जो वाना भी कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि जो आगे भविष्य में कंटेंट क्रिएटर बनने की सोचते हैं, ऐसे लोगों को देख के वो आए हुए हैं। तो हंसने लग जी। गया। तकरीबन आज मैं बड़ा हैरान था कि 300 से 400 मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, और 300 से 400 के आसपास कंटेंट क्रिएटर मौजूद थे। तो वो जो 2,500-3,000 की भीड़ थी, उसमें आप कह सकते हो कि 30%, 33% कंटेंट क्रिएटर और पत्रकारों की भीड़ थी। दूसरा, मैंने चुटकुला मेरे दोस्त को कहा, हमारे पत्रकार दोस्त सारे खड़े थे, तो कहा कि मनदीप, आप लोग तो वो लोग हैं जो 2011 में अन्ना आंदोलन में के टाइम पे शावक होते थे, यानी कि यंग होते थे और अपना काम कर रहे थे उस समय।
और अब 15 साल बाद दोबारा ऐसी चीज़ें देखने 2011 के बाद 2026 में ऐसी चीज़ें देखने 15 साल में क्या चीज़ें बदलती दिखी हैं, क्या देख रहे हैं? तो मैंने कहा कि देखिए अब पहले लोग ज़्यादा होते थे जी, किसी आंदोलन में, आजकल पत्रकार ज़्यादा होते हैं आंदोलन में, लोग कम होते हैं। तो हँसने लग गया, बोला कैसे? मैंने कहा कि अब आप देखिए कि कम हर 2 आंदोलनकारियों पे 1 पत्रकार है, यानी कि हर आंदोलनकारी अलग-अलग मीडिया हाउस वालों से बात करके जा सकता है। यानी कि कोई ऐसा आंदोलनकारी घर सूखा नहीं जाएगा जिसने अपनी भड़ास किसी के कोई कैमरे पे निकालने का मौका ना मिले। तो इतने पत्रकार थे। ख़ैर दूसरा चुटकुला ये रहा। तो ऐसा मतलब कोई ऑर्गेनाइज़ चीज़ नहीं थी लगातार जो नौजवान थे अलग-अलग किस्म की ढपलियाँ बजा रहे थे, अलग-अलग आलाप गा रहे थे। कोई कुछ नारे लगा रहा था, कोई कुछ नारे लगा रहा था। दोपहर को तकरीबन 1 बजे के आसपास सोनम वांगचुक हैं, वो भी पहुँचे और उन्होंने भी भाषण दिया। वहाँ पर जो डिमांड की गई जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिक्षा मंत्री, उनके जी, इस्तीफे की डिमांड की गई। साढ़े 3 बजे के आसपास अभिजीत की तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद फिर उनको मंच के पीछे ले जाया गया और आंदोलन खत्म हो गया। साढ़े 3 बजे तो मैं ये पौने 4 बजे तक 4 बजे तक तो झाड़ू झाड़ू लग चुकी थी। हमारे आखिरी पत्रकार दोस्त धर्मेंद्र ने वहाँ से वीडियो की, तो जब धर्मेंद्र वीडियो कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था जंतर मंतर पे। तो जी, धर्मेंद्र ने वीडियो खत्म की और हमसे बात कर रहे थे, तो धर्मेंद्र ने मेरे को कहा कि क्या लगता है यहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा कि आपको क्या उम्मीद थी? बोला कि मुझे तो उम्मीद था अन्ना हजारे की तरह यहीं पर जंतर मंतर पे ही ये लोग यहाँ पर रात बिताएंगे और यहीं रुक जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। पहलवान आंदोलन में भी जैसे महिला पहलवान उन सब ने तकरीबन 1 महीने तक जंतर मंतर पर आंदोलन चलाया था, वहीं जंतर मंतर के ऊपर वो रुक गए थे। तो बोले कि ये तो लेकिन चले गए हैं। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देके आंदोलन को वहीं 3:30 बजे कंक्लूड कर दिया गया। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके जैसे लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो कोकरोच जनता पार्टी दोबारा से कहीं न कहीं जंतर मंतर पे आंदोलन करने आएगी। मुझे लगता है कि जितनी भीड़ 2,500-3 हज़ार लोग आज जुट गए थे, अगले शनिवार को इतने लोग नहीं जुटेंगे। मैं ये कहूँगा कि ये इनका पीक था, एक हिसाब से जी, लोगों को। और मतलब हमारे जैसे कल रात को जब हम प्रेस क्लब में बैठे थे पत्रकारों के बीच में, तो सभी ये अंदाजे लगा रहे थे कि कितने लोग आएँगे। कोई 500 लोग कह रहा था, कोई कह रहा था कि देश का जेन ज़ी सड़कों पे उतर जाएगा, 10,000 से ज़्यादा जेन ज़ी होगा, कोई 50,000 से ज़्यादा जेन ज़ी बता रहा था। तो जेन ज़ी जनरेशन के लोग भी बहुत कम थे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आज 2-3 हज़ार का कट था उसमें सारे ही जेन ज़ी थे। मतलब जी, मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा था जिनकी उम्रें ठीक-ठाक हो रखी हैं या फिर जो अलग-अलग आंदोलनों में देखे जाते हैं, पुराने आंदोलनकारी लोग ये सब। तो ख़ैर जेन ज़ी का जिस किस्म से उम्मीद थी कि उतरेगा वैसा तो नहीं दिखा। रही बात कि इस फिनोमेना को कैसे देखें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, अन्ना हज़ारे का आंदोलन सब हम लोगों के दिमाग में चल रहा था और ये वही जगह हैं, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, जहाँ पर हम मतलब बहुत नौजवानी से अपनी पत्रकारिता की एबीसी वगैरह सीखे हम लोगों ने, यहीं पे चीजें की। तो हमें हमें तो बड़ा वो वही लग रहा था, जैसे हमें तो चुनाव चिन्ह का लगा, जैसे चुनाव चिन्ह आम आदमी पार्टी का झाड़ू था। झाड़ू जी, सफाया कर देगी और एकदम से बिल्कुल कॉमन उसमें जुड़ रही थी जाके। सेम कोकरोच जनता पार्टी का जो कॉकरोच है, वो भी झाड़ू जैसा ही आइटम है। मतलब झाड़ू को भी कहाँ कोई पवित्र मानता है। ठीक है, हुँ, कॉकरोच को जी, भी ऐसे ही कोई पवित्र नहीं मानता। ख़ैर, तो ये मामला है, मतलब जो चिन्ह है, सिंबल्स हैं, वो तो वैसे ही हैं और आम आदमी पार्टी से इन लोगों की एफ़िलिएशन भी रही है। ये आप हम जानते हैं, आशुतोष रांका भी आम आदमी पार्टी में रहे हैं, विजेता दहिया आम आदमी पार्टी में रहे हैं। वो लड़का सौरभ दास जिसको चीफ स्पोक्स पर्सन बनाया है इन्होंने, वो लड़का भी है तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के कितना नज़दीक है ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें भी। मतलब आम आदमी पार्टी का ही लड़का है वो। तो ख़ैर ये खुद अभिजीत दीपके 2020 से 2022 तक मीम्स बनाता था, लेकिन सैलरीड था ये। मतलब आम आदमी पार्टी के तनख्वाह के ऊपर काम करता था। ख़ैर जी, अभी मुझे लगता है कि जितना सोच रहे थे उतना तो मतलब सामान नहीं है इनकी दुकान में। तो और ना इनको पता है कि आंदोलन कैसे होते हैं, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या व्यवस्थाएँ होती हैं और लोगों को कैसे ट्रीट करना होता है जो लोग इनके आंदोलन में आते हैं, उनके साथ मतलब कुछ मुझे आगे बहुत ख़ास भविष्य दिखता नहीं है। मुझे बस वही जो हम तकरीबन 1 सप्ताह पहले जब बात कर रहे थे कि एकदम से
मिलियन जो फॉलोवर हो गए। मुझे लगता है कि वो जो 23 मिलियन फॉलोवर थे, वो कॉकरोच शब्द कहने पे आपत्ति थी उन 23 मिलियन नौजवानों को जो सीजीआई ने कहा, बेरोज़गार नौजवानों का जो मज़ाक उड़ाया, कॉकरोच उनको कहा, उसके खिलाफ वो गुस्सा था। उसको ये सोचोगे कि आप पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील कर लोगे, वैसा मुझे भविष्य दिखता नहीं है, और मुझे मुझे नहीं लगता कि सोनम वांगचुक या फिर ये जो अभिजीत दीपके वगैरह हैं, ये कोई पॉलिटिक्स को, कोई पार्टी को खड़ी कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी जैसा ही पॉलिटिक्स दोबारा रिपीट नहीं होने जा रही। जी। और एक सवाल मेरा ये भी है कि इस आंदोलन को तारपीडो करने की कोशिश सीधे तौर पर पुलिस ने इतनी की नहीं। जैसे ये माना जा रहा था कि दीपके को वो एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेगी पुलिस, उसको ले जाएगी, इनका आंदोलन तारपीडो करने की कोशिश होगी। वैसी कोशिश क्यों नहीं की गई? मतलब ये भी बहुत लोगों का सवाल है, कहीं ये भाजपा भी बैक ही तो नहीं कर रही इनको? देखिए, कल रात की बात है, तो कल रात को मेरे से पूछ रहे थे कि कुछ पत्रकार घेर के कि आप तो जी, आंदोलन कवर करते हैं, तो आप बताइए कि क्या आइडियल स्थिति क्या हो जिससे इन नौजवानों के हक में चीजें जाएं। तो मैंने कहा था कि आइडियल स्थिति तो ये हो कि पुलिस कुछ लोगों को डिटेन करे, इसको भी डिटेन कर ले, विजीत दिपके को भी, और वहां पर नौजवान जो इकट्ठा हों, उनको पुलिस 2-2 4-4 डंडे खिला दे, क्योंकि उनके लिए भी पहला एडवेंचर होगा। जो भाई 20-22 साल का नौजवान है, उसका भी पहली पॉलिटिकल एडवेंचर होगा। ये भी सड़क पे पहली बार उतरा है, उसने ना कभी पत्थर मार के कोई कांच तोड़ा, ना कुछ और करा है, तो उसकी पॉलिटिकल जी, ट्रेनिंग होगी। तो एक हिसाब से उसको भी पता चलेगा कि क्या भाव बिकती है। ठीक है। तो हम तो मजाक में ये बात बोल रहे थे कि कम से कम पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति की तभी शुरू होती है जब राज्य उसके अधिकारों के ऊपर डाका डालने की कोशिश करता है, या उसके से बोलने के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, या आंदोलन करने के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है। तब नौजवानों का खून थोड़ा और गर्म होता है, और ज्यादा वो राजनीतिकरण उनका होता है, वो उनकी पोलिटिसाइजेशन और शार्प होती है। वो और शार्प तरीके से अपनी बातों को बोलना और कहना सीखते हैं, और जी। ज्यादा पोलिटिसाइज होते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रेशर वाल्व जैसा मामला था, कि जो गुस्सा था वो एक प्रेशर वाल्व के थ्रू निकाल दिया गया। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने और प्रशासन ने और राज्य ने, अगर नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं अपन इस मामले में, तो नेशन स्टेट ने सोचा कि हमें इस उम्र के नौजवानों के साथ कोई ज्यादा पंगा लेने की जरूरत है नहीं। इनका जो गुस्सा है वो शाम 5 बजे तक शांत हो जाएगा। इनको जो करना है वो करने दें। इनके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं है, ना एजेंडा है, ना उतनी जरूरत भी है जो इसके लीडर हैं कि वो कुछ जी। कोई बड़ी कॉल दे दें। जैसे मैंने कहा कि अगर वो जंतर मंतर पे ही रुक जाते और ये बोलते कि अब यहीं से ही सत्याग्रह होगा, जो लोग यहाँ पर 3,000 लोग पहुंचे, यहीं से ही अब सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं, और हम जब तक अनशन नहीं खत्म करेंगे, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाता, उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो नेशन स्टेट है या जो सरकार है, तो उनको, राज्य को थोड़ी दिक्कत होती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये शुरुआत से ही इनकी जो स्टेटमेंट्स थी, इनकी जो पॉलिटिक्स जो ये बोल रहे थे, उससे सरकार को ये समझ आ रहा था कि कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए है नहीं। इनका ये गुस्सा है, ये एक दिन में निकल जाएगा, इनकी हवा निकल जाएगी, तो निकलने देते हैं, इनके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। जी। तो इसका मतलब है कि जो अंदर की भड़ासी थी सारी जेनज़ीज़ की, एक बार मान भी लें हम, तो वो अभी शांत हो जाने की वजह से अगली कॉल जो अगले शनिवार की बताई गई है, उसमें इससे विपरीत स्थिति होगी कि गिनती हाँ, कम इससे कम कम होती लोग। जाएगी। हाँ, ये भीड़ कम होती जाएगी। अब मेरे को नहीं लगता कि ये कोई मतलब बड़ी मूवमेंट खड़ी कर पाएँगे। हाँ, ये कुछ जी। टाइम के लिए सोशल मीडिया सेंसेशंस ज़रूर रहेंगे। जो भी लोग, जो भी पत्रकार इनके इंटरव्यू वगैरह करेंगे, इनके बारे में खबरें चलाएँगे, तो उससे सोशल मीडिया पर ज़रूर ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। लेकिन ग्राउंड पर वैसी स्थिति, जैसी अब ये सोच रहे हैं, वैसी स्थितियाँ क्रिएट इनके हक में नहीं होंगी। अच्छा, बीजेपी इंडोर सेटलमेंट्स पे भी काम करेगी या उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, इतने बड़े प्लेयर नहीं है। देखिए, सेटलमेंट्स हुँ, उनके साथ होती हैं जो जब किसी भी, आप और मैं किसी के साथ टेबल पर तभी बैठेंगे ना, जब हमें उससे थ्रेट होगी या लगेगा कि ये हमारा कोई नुकसान कर सकता है। टेबल जी। टॉक्स हमेशा वहीं शुरू होते हैं जब सच में ही अगले सामने वाले में कोई दम होता है, उसमें कोई वज़न होता है। अगर वो अगले वाला बहुत हल्का होता है, तो अपन यही बात बोलते हैं कि कोई नहीं यार, अपने आप चिल्ला-विल्ला के चला जाएगा।
इतना थोड़ी ना जी। है। तो वो वाली स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई टेबल टॉक के लिए इनको इनवाइट करेगी। जी, बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़ें तो बात फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का 12 जून को शुरू होना है भारतीय समय के हिसाब से। उसके लिए ईरान की फुटबॉल टीम है जो अभी इस बार जो फीफा होना है वो मेक्सिको और अमेरिका में होना है, जिसकी वजह से ईरान की टीम को वहां पर जाने का वीजा आखिरकार मिल गया है। ऐसे जियोपॉलिटिकल रीजन जब होते हैं तो बहुत सारी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं हैंडशेक ना करना, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें हो जाना। अभी और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स में ऐसे देखते हैं, लेकिन अब जब इनको वीजा मिल गया है तो हम सारी जो आपसी उठापटक रहती है वो इस ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में या फुटबॉल में किसी भी तरीके से देखने को तो नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सही आपने फरमाया कि ईरान, इज़राइल और अमेरिकी जंग के बीच में ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका का वीज़ा मिला है। यहाँ पर भी है। और जो जी। झोल छोटा-मोटा झोल नहीं है। वो जो झोल है वो इस बात का है कि जो सपोर्ट स्टाफ होता है टीम के साथ, कोचेज़ होते हैं, जो मैनेजर वगैरह होते हैं, उनको वीज़ा नहीं दिया गया है। तो इसको ईरान ने कहा कि अमेरिका हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। ख़ैर टोटल अगर बात करें तो जो फुटबॉल महासंघ हैं के जी। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 14 अधिकारी स्पोर्ट्स स्टाफ समेत वो लोग अभी वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ख़ैर ये एक बात है। और सही आपने कहा कि 12 जून से 19 जुलाई तक ये टूर्नामेंट चलेगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। और जी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा में 3 जो देश हैं वो इसकी मेज़बानी कर रहे हैं और कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। तो ख़ैर इसमें ईरान का जो शेड्यूल है वो पहला मैच तो न्यूज़ीलैंड के साथ है, कैलिफ़ोर्निया में होगा, कनाडा में। और दूसरा बेल्जियम के साथ है उनका 21 जून को, कैलिफ़ोर्निया में होगा वो भी। तीसरा 26 जून को है इजिप्ट के साथ, और वो सिएटल में होगा। तो ख़ैर देखते हैं कि स्थितियाँ कैसे रहती हैं। अभी तो यही बात चल रही है कि ट्रंप की और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात संभव हो सकती है, क्योंकि ये जो डील के जो डिप्लोमेसी चल रही थी, शांति वार्ता की जो बात चल रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें सिरे चढ़ी हुई हैं। तो ये भी एक कयास इस वीज़ा मिलने के बाद ईरानी खिलाड़ियों को ये लगाया गया कि शायद उनकी जो डिप्लोमेसी हो थोड़ी और आगे तक जाए। ख़ैर इज़राइल इस मामले मतलब बहुत सारे चीज़ों में बहुत नालायकी दिखा रहा है। जैसे लेबनान में उन्होंने हमले बंद नहीं किए हैं, वहाँ पर उनके हमले जारी हैं। जो हालाँकि इस सारे के बीच में वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है ब्रेंट क्रूड का, वो दिख ही रहा है आपको और हमको। इवन अमेरिका ने जो होर्मुज़ में नाकेबंदी कर रखी है, तो ईरान का जो ब्रेंट क्रूड का निर्यात है वो भी 84% तक गिर गया है। अ ईरान के बड़े टैंकरों की जगह छोटे जहाज़ों से तेल भेजना पड़ रहा है। तो ख़ैर तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अमेरिकी कार्रवाइयों से बचा जा सके। आयरलैंड ने भी इज़राइली मंत्रियों के ऊपर बैन लगाया है। तो ख़ैर ये भी एक खबर है कि यूरोप में इज़राइल को लेकर लोग सीरियसली बात कर रहे हैं। तो आयरलैंड ने कहा है कि इज़राइल के कारण बहुत सारे ह्यूमैनिटी का नुकसान हो रहा है। ख़ैर जी। ये कुछ खबरें थी जो मुझे लगता है कि जिनके बारे में बात होनी चाहिए। बाकी जो आपने बात की हैंडशेक वाली, जो भारत-पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुए और बांग्लादेश के साथ जो आईपीएल के विवाद हुए, यहाँ थोड़ा ज़्यादा कड़कपन है, ज़्यादा ये इंसानी कौम के थोड़े ज़्यादा बड़े दुश्मन बन के दिखा रहे हैं आजकल। नए-नए हैं हालाँकि। खैर देखते हैं कि स्थितियाँ आगे क्या रहती हैं, क्या ईरान के जो फुटबॉल टीम है कैसा परफ़ॉर्म करती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब मैच होंगे उनके। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा हैंडशेक ना करने वाला असर इधर फ्रेंच ओपन में भी देखने को मिला है। रोलैंड गैरोस हाँ, टेनिस का जो कप चल रहा है उसमें यूक्रेन और रशिया की 2 खिलाड़ी आपस में सेमीफ़ाइनल खेली, जिसमें रशियन खिलाड़ी की जीत हुई। उसके बाद उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। उसके वहाँ तो कमेंटेटर ही बोल देते हैं ना, यहाँ पर तो पॉलिटिकल सिस्टम सारा चलता है। वहाँ पर कमेंटेटर्स ने ही जियोपॉलिटिकल इश्यू पर बात करनी शुरू कर दी कि हाँ, ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल रीजंस यहाँ पर हाथ नहीं मिलाए मिलाए गए हैं। ये थोड़ी-सी, चलो बिल्कुल। खेल की स्पिरिट ज़िंदा रखने की बात होती है। चलो वो अलग-अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, वो रहते भी हैं पूरे विश्व में ही हर जगह।
खैर, इससे आगे बढ़ें तो बात करें सीजेआई सूर्यकांत के लंदन में हुए कार्यक्रम की, जहां पर सवाल पूछने से रोका गया है। हाँ, ये खबर वैसे मैंने ही ब्रेक की थी परसों, जी, और मैंने ट्वीट डाला था, और ट्वीट डालने के बाद वो काफ़ी वायरल हो गया। वहाँ पर हमारे जिस यूनिवर्सिटी में सूर्यकांत अपनी बात रखने के लिए गए थे, वहाँ पर हमारे एक वकील दोस्त सुरेंद्र नारा वो मौजूद थे। वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकील होते थे, आजकल लंदन में हैं। तो जी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि सीजीआई का विरोध करने के लिए कुछ लोग आएँगे और कुछ लोग सवाल भी पूछेंगे। बोला, अच्छा। मैंने उनको कहा कि वीडियो बना लेना, और वो वीडियो मुझे तुरंत सेंड कर देना, क्योंकि मैं एक खबर ब्रेक करना चाहता था कि हाँ, सीजीआई बाहर गए हैं, तो उनके उनसे लोगों ने सवाल पूछे, कॉकरोच के बारे में भी, और डाइसेंटिंग वॉइसेस को दबाने वाले मामले में भी। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर बैठी थी, उन्होंने सवाल पूछा डाइसेंटिंग वॉइसेस को लेकर कि इंडिया में कैसे डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबाया जा रहा है। उसके सवाल को पूरा नहीं होने दिया गया। उसके बाद कॉकरोच नौजवानों को कॉकरोच बोलने के ऊपर वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो खड़े हुए, उन्होंने ये बात कही कि आप हमें इज्जत दीजिए। लेकिन आपको पता ही है, खैर वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई, और उसके बाद भारत में खबरें भी बनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल लॉ के ऊपर सूर्यकांत गए हुए थे वहाँ बोलने के लिए। लेकिन प्रोग्राम में देखा गया, आपने देखा जैसे मोदी ने यूरोप में सवाल नहीं लिए थे, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर देखने देखने को मिला कि सीजीआई सूर्यकांत ने कोई भी सवाल वहाँ पर नहीं लिया। तो उसके ऊपर मैंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आप कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, अगर आप बाहर जाएँगे तो डेमोक्रेटिक जो मुल्क हैं, वहाँ पर तो लोग सवाल पूछेंगे, पत्रकार भी सवाल पूछेंगे, प्रोफ़ेसर भी और स्टूडेंट्स भी। तो ये बात है। ख़ैर काफ़ी बेइज़्ज़ती भरा सफ़र रहा उनका। और वो एक जो गालिब साहब की, मिर्ज़ा गालिब की जो लाइन है, बड़े बेआबरू हो तेरे कूचे से हम निकले। तो सूर्यकांत साहब बड़े बेआबरू हो लंदन के कूचे से निकले हैं। ख़ैर वहाँ पर उनके जो प्रोग्राम्स हैं लंदन में, वो आरएसएस बैक्ड जो इंडियन कम्युनिटी है उसने करवाए हुए हैं। तो ख़ैर देखते हैं कि उनके, हालाँकि 10-12 जून तक उनके प पर कार्यक्रम है। आगे देखते हैं कि किसी और कार्यक्रम में सवाल पूछा जाएगा या नहीं। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो तमिलनाडु की बात करते हैं। भाजपा को छोड़ते ही अन्नामलई ने नई पार्टी बनाई है। थोड़ा-सा वो इनका पहले बैकग्राउंड बताइए कि ये कौन, कहाँ से, कैसे आते हैं, क्या इनकी बैकग्राउंड है? और पार्टी के साथ काफ़ी लोगों के अचानक से ही जुड़ जाने की भी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, अन्नामलाई बेसिकली एक आईपीएस होते थे, जिनको अमित शाह ने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कहा, वीआरएस के लिए कहा, और उनको बीजेपी का तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ठीक है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, स्टेट प्रेज़िडेंट थे, और अन्नामलाई के नेतृत्व में ही साउथ इंडिया को जीतने की ख्वाहिश अमित शाह ने पाली थी। अब अन्नामलाई क्या, बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो हमको पता ही है, 2 ढाई परसेंट वोट परसेंट उनको मिला है। तो वहाँ तो फ्लो बीजेपी का कुछ भी चलता नहीं है। तो अन्नामलाई ने इस दौरान ऊपर ये रिपोर्ट दी कि भाई बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के साथ साउथ इंडिया में राजनीति नहीं हो सकती। तब ये बताया गया कि बीजेपी ने फिर उनको कहा कि आप फिर एक रीजनल फोर्स के तौर पर वहाँ पे काम करिए, एक पार्टी बनाइए, और अपने लोगों के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से इशू चलाइए, लेकिन आप तालमेल हमारे साथ रखिए। तो उस हिसाब से अन्नामलाई कहीं न कहीं अब रीजनल फोर्स के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ के साथ, लोकल इश्यूज़ के साथ उन्होंने पार्टी बनाई है, और ये दावा कर रहे हैं कि हज़ारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए हैं इस आंदोलन में। तो ख़ैर ये बीजेपी की प्लानिंग रहती है कि जहाँ पर वो खुद सीधे तौर पर एंटर नहीं कर पाती, वहाँ पर वो अन्नामलाई जैसी फोर्सेज़ को इंडिपेंडेंटली ग्रो करके, खड़ा करके खलारा ज़रूर डाल देती है। तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में खलारा डालने के लिए उनको खड़ा किया जा रहा है रीजनल फोर्स के बतौर। जी। इससे आगे बढ़ें तो रिपोर्ट एक आ रही है जो बता रही है कि अब जो फ्रेशर्स हैं पिछले 5 साल की तुलना में देखें तो उनको नौकरी पाने के लिए ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्या नौकरियाँ पैदा ही नहीं हो रही या फिर चल क्या रहा है?
देखिए, एक ऑनलाइन जॉब सर्च पोर्टल है इंडीड, उसने फ्रेशर हायरिंग रिपोर्ट को लेकर एक बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने एक सर्वे किया, उसमें 72% लोगों ने माना कि एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए पहले अनुभव की माँग कम की जाती थी, अब ज़्यादा की जा रही है। और उसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि पहले जिस हिसाब से 5 साल पहले बड़े आसानी से लोगों को नौकरियाँ मिल जाती थी, नौजवानों को नौकरियाँ मिल जाती थी, अब नहीं मिल रहा है। अब जी, तो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं, और भी कई चीज़ें माँग रही है, और नए लोगों के लिए मौके कम हुए हैं, एंट्री जॉब्स अब निकलनी कम हो रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने स्टाफ भी कम किया है। तो इस किस्म की इस सर्वे में बात है, और ये बात तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे अब फ्रेशर्स जो कॉलेज से पास आउट होते हैं, वो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। खुद मैं कई जगहों पे इंटरव्यू पैनलों में होता हूँ, तो बड़े अलग-अलग फ़ील्ड से, जैसे कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में एक मैगज़ीन के लिए इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें सब एडिटर की नौकरी और रिपोर्टर के 3 पदों के लिए आवेदन किए हुए थे। तो उसमें आईआईटी तक के बच्चों ने डाले हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो बीटेक किया, तो आप पत्रकारिता के फ़ील्ड में नौकरी क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने और आपका तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो वो यही बोलते थे कि हमें हमारे फ़ील्ड में नौकरी मिल नहीं रही, तो हम नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम पत्रकारिता कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने ये सीख लिया है, वो सीख लिया है, लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया। तो आप देखें कि इंटरसेक्शनैलिटी इतनी क्रिएट हो जा रही है कि कोई कुछ भी डिग्री कर ले रहा है, लेकिन उसकी डिग्री में उसको अगर नौकरी नहीं मिली, तो दूसरे काम धंधों की तरफ वो ट्राई कर रहे हैं कि उनको काम मिल जाए। तो कई वकील मुझे दिखे जिसमें इन इंटरव्यूज़ में, जो जिन्होंने कहा कि हम पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो कई पैनलों में हम हमारे जैसे लोग होते हैं, तो वो देखते हैं कि अब जो सीवी जो भेजे जाते हैं फ्रेशर जॉब्स के लिए, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, और उनकी जो एंट्री लेवल की नौकरियाँ हैं, वो भी कम हो रही हैं। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो नोएडा में जो श्रमिकों ने आंदोलन किया था, उसके लगातार हमें अलग-अलग किस्से देखने को मिल रहे हैं। कहीं किसी की गिरफ्तारी, कहीं किसी के ऊपर गंभीर धाराएँ। अभी एक और छात्र की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है योगेश मीणा, उनको गिरफ्तार किया गया है, और ये बात करें तो ये कोई मतलब बहुत यंग स्टूडेंट है, और इसके अलावा एक 18 साल का समीर है रामजस कॉलेज का, बीए फर्स्ट ईयर का, उसको भी डिटेन किया गया। तो खैर ये बड़ा अजीब है कि इन इतने यंग नौजवानों को मजदूर आंदोलन के एवज में गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले भी अब जैसे हमने बात की थी कि एक इंजीनियर आदित्य आनंद का, एक हिमांशु ठाकुर की गिरफ्तारी, पत्रकार सत्यम वर्मा की गिरफ्तारी थी, एक लड़की है डीयू की आकृति, उनकी गिरफ्तारी थी। तो मजदूर आंदोलन में जो कुछ हुआ, उसके बाद से लगातार सिविल सोसाइटी के लोगों की गिरफ्तारियां, ये थोड़ा अजीब है। तो ये चल रहा है, और मेरे को लगता है कि ये अगेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में खौफ पैदा करने की के लिए हो रहा है, ताकि ऐसे जो नौजवान या ऐसे लोग जो आंदोलनों में शामिल होते हैं, उनको एक मैसेज दिया जा सके कि आप आंदोलनों में शामिल होना बंद करें। जी। इससे आगे बढ़ें तो बात उत्तराखंड की करते हैं। चारधाम यात्रा के पहले 45 दिनों में ही 120 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु की खबर आ रही है। हाँ, चार धाम यात्रा के पहले 45 दिनों में ही 120 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई है, और ये स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए, लेकिन कई श्रद्धालु ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें उचित मेडिकल सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, इसलिए उनके जो परिजन हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी डेथ हुई है। तो देखिए, यही है, कहीं पे ठंड है, कहीं पे हीट स्ट्रोक है, कहीं पे कुछ स्थिति है, कहीं पे ऊँचाई बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की कमी है, तो अलग-अलग स्थिति में लोगों की डेथ हो रही है। तो मुझे लगता है कि भई इससे पहले भी आप 2024 की यात्रा देखिए कि उसमें 246 तीर्थयात्रियों की डेथ हुई थी, 225 के सीज़न में 83 लोग मरे थे। तो इतनी बुरी स्थिति रहती है, मुझे लगता है कि जो लोग बीमार हैं, या फिर लोगों को ऐसी जगहों पे क्यों तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना जहाँ पर आपकी मौत का जोखिम भी हो। तो मेरा बड़ा हिमालयाज़ में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर आपदा भी इसी वज़ह से आती है, क्योंकि ओवर क्राउडेड भी हो रहे हैं वो। जो भी मुँह जी। खाता है वही कहता है कि हम तो वहीं जाके पूजा अर्चना करके आएँगे, वहीं जाएँगे। तो वो एक स्थिति है, और अलग-अलग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण इन लोगों की डेथ हुई है।
तो ये मुझे लगता है कि इस किस्म के पागलपन से बचना चाहिए, जहाँ पर स्टैम्पेड में या फिर किसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण या किसी आपदा के कारण आपकी डेथ हो, तो वहाँ जाने से बचना चाहिए। चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो या फिर कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी जान है। ख़ैर, आगे बढ़ें तो अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी मनाई गई है। श्री अकाल तख्त साहिब पे धार्मिक समारोह आयोजित किए गए। हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी शनिवार को अमृतसर श्री अकाल तख्त साहिब पर मनाई गई और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धार्मिक समागम हुए। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने संगत को संबोधित किया और दुनिया भर में बसे सिखों से अपनी मातृभूमि पंजाब से जुड़े रहने की अपील की। साथ ही राज्य के बाहर सिख समुदाय के साथ हो रहे कथित भेदभाव पर भी उन्होंने चिंताएं जताई। तो 1984 में सिखों ने एक शक्तिशाली राज्य का सामना करते हुए अपने गुरु और सिद्धांतों पर अटूट विश्वास बनाए रखा था। आज भी समुदाय बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसे शहीदों से प्रेरणा लेकर एकजुट रहना चाहिए। तो ये उनके बोल थे। इसके अलावा आप और हम जो 1984 है उसकी बहुत सारी घटनाओं से वाकिफ हैं और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी ऐसी चीज है जो कभी भी कोई भी सिख भूल नहीं पाएगा। और 1 से 8 जून तक 1984 में वो जो जून का जो पहला सप्ताह था वो बहुत बर्बर और एक कह सकते हैं कि काला अध्याय था। और उसमें जो बर्बरताएं हुए और उसके बारे में आप हम सब जानते ही हैं। और वो मेरे को लगता है कि वो भुलाई नहीं जा सकते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्रूरता का वो मंज़र कभी भूल ही नहीं सकता। भूलने वाली ये कौमें ख़त्म हो जाती हैं, उन चीज़ों को याद रख के आगे बढ़ना और उन चीज़ों से सेध लेते रहने में ही भलाई है। ख़ैर इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।